हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक नेक्स्ट जनरेशन टैंक को अनवील किया गया है रेन मेटल द्वारा, जिसका नाम है K51 पैंथर। तो इस टैंक को यूरोसेट्री शो में अनवील किया गया है, जो कि पेरिस में जारी है। और रिवील होने के बाद से ये जो टैंक है वो चर्चा में है। क्यों है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये टैंक जो है वो सारे ब्लॉक्स को चेक करता है जो इसे फ्यूचर रेडी बताते हैं। साथ ही साथ कैसे ये टैंक जो है वो T14 आर्माडा की कैपेबिलिटी को सरपास करता है, ये भी यहाँ पर चर्चा का मुद्दा होगा। तो जितनी भी जानकारी इस टैंक के बारे में अवेलेबल है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये बात आपको बता दें कि जो जानकारी है वो लिमिटेड है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में हम बता नहीं पाएंगे। तो जितनी चीज़ें यहाँ पर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टैंक का जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो इसकी मेन गन है। तो ये रेन मेटल की 130 मिलीमीटर फ्यूचर गन सिस्टम है, जिसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है और गन की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इंश्योर करने के लिए एक काफ़ी स्मूथ लिंक बनाया गया है शूटर और सपोर्टिंग सेंसर का। तो कहा यह जाता है कि ये जो 130 मिलीमीटर की कैनन है, इससे आपको करीबन 50% लॉन्गर किल रेंज मिलती है एक 120 मिलीमीटर कैनन के कंपैरिजन में। बाकी स्मूथ कैनन ऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए और हाई फायरिंग रेट को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर एक ऑटो लोडर को लगाया गया है, जिसमें 20 यानी कि 20 रेडी टू फायर राउंड्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं और ये अनलोडिंग के साथ साथ रीस्टॉकिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है। बाकी मेन गन के साथ एक 12.7 मिलीमीटर की कोएक्सियल मशीन गन भी लगी हुई है। अब ये कितने राउंड कैरी करती है इसके बारे में जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। तो पहले के टैंक्स में ये 7.62 मिलीमीटर की होती थी, पर यहाँ पर कैलिबर को बढ़ाया गया है क्योंकि आर्मर जो है वो आजकल काफ़ी थिक हो गए हैं और 7.62 मिलीमीटर की जो कैनन है वो उतनी कारगर अच्छे आर्मर के सामने नहीं रहती है। बाकी पीछे की तरफ एक 7.62 मिलीमीटर की कैनन लगी है, जो कि नेटर रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम पर माउंट है और यहाँ पर आपको करीबन 2500 राउंड्स मिल जाते हैं। और ये प्रॉक्सिमिटी प्रोटेक्शन यानी कि क्लोज रेंज प्रोटेक्शन के साथ साथ एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए है, इसलिए आपको यहाँ पर अच्छी खासी मोबिलिटी मिल जाती है, जिसमें ये 360 डिग्री घूम सकती है और एलिवेशन जो है वो -15 से लेकर +85 डिग्रीज तक का मिल जाता है। बाकी इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो लॉटरिंग म्यूनिशंस को लॉन्च करने की है, यानी कि उन ड्रोन्स को लॉन्च करने की है जो कि टारगेट को सर्च करते हैं और फिर खुद जाकर अपने एक्सप्लोजिव को यूज़ करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऐसे लॉटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च किया जा सकता है और यहाँ पर हीरो 120 लॉटरिंग एम्यूनिशंस को यूज़ किया जाता है। तो ये नॉन लाइन ऑफ साइट अटैक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि अगर एनिमी जो है वो कहीं छुप कर बैठा भी हो तब भी उसे स्ट्राइक किया जा सकता है। और ये कितने डिस्टेंस तक किया जा सकता है, कितने वॉरहेड के साथ किया जा सकता है, इसको डिस्कस करते हैं हीरो 120 लॉटरिंग म्यूनिशंस को समझते हुए। तो हीरो 120 को मैन्युफैक्चर किया जाता है यू विजन स्मार्ट लॉटरिंग सिस्टम्स द्वारा, जो कि एक इजरायली कंपनी है और ये एंटी टैंक मिशंस के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी लाइट ड्रोन है, करीबन 18 किलोग्राम यानी कि 18 किलोग्राम के हैं और 4.5 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करते हैं। इनकी रेंज की बात करें तो ये 60 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं और 60 मिनट तक हवा में रह सकते हैं, यानी कि करीबन 1 घंटे तक ये हवा में रहकर टारगेट को ढूंढ सकते हैं और 60 किलोमीटर के मैक्सिमम रेंज पर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेडली और कैपेबल ड्रोन्स हैं और मॉडर्न वॉरफेयर को अगर देखें तो काफ़ी यूज़फुल भी हैं। तो K51 ऐसे 4 ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है। तो ये जो सिस्टम्स हैं ये मिलकर K51 की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को फॉर्म करते हैं। अब हम समझते हैं कि इसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए कौन सी साइट्स जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। तो यहाँ पर 2 मेन साइट है। पहली जो है वो मेन गन के राइट में है, इसे गनर साइट कहते हैं। दूसरी जो है वो पीछे की तरफ है, इसे COS-2 कमांडर साइट कहा जाता है। तो COS का जो फुल फॉर्म है वो है स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइटिंग सिस्टम। ये बेसिक COS का एक अपडेटेड वर्जन है। यहाँ पर आपको 2 एक्सिस स्टेबलाइज्ड सेंसर हेड मिल जाते हैं, जिसमें थर्मल साइट इमेजर है 3rd जनरेशन का और एक हाई रिजोल्यूशन डे लाइट CCD कैमरा है। बाकी लेज़र रेंज फाइंडर है और इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है। तो इन 2 डिफरेंट सेंसर की वजह से यहाँ पर हंटर किलर कैपेबिलिटी जो है वो K51 पैंथर को मिल जाती है, यानी कि एक ही समय पर यहाँ पर एक टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है और दूसरे टारगेट पर ट्रैक बनाया जा सकता है, ताकि एक का शिकार करके दूसरे की तरफ तुरंत मुड़ा जा सके। तो इसमें जितने भी सेंसर्स हो गए, हार्डवेयर हो गए, ये NGVA स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, यानी कि नेटो जेनरिक व्हीकल आर्किटेक्चर को। तो ये एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है
जो कि फ्यूचर नेटो अपग्रेड्स को इनेबल करता है, साथ ही साथ फ्रीडम देता है इसके फ्यूचर नेटो ऑपरेटर्स को अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करने के लिए। तो अपग्रेड की पॉसिबिलिटी के साथ साथ कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटी जो है वो नेटो कंट्रीज के लिए यहाँ पर दी गई है, क्योंकि ये NGVA इनेबल्ड है। बाकी प्रोटेक्शन और सर्वाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर एक्टिव, रिएक्टिव और पैसिव प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया गया है प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराने के लिए और सर्वाइबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। तो इन तीनों तरह के प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको चीज़ें थोड़ा क्लियर समझ आए। तो जब हम एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो दो तरह के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। तो पैसिव प्रोटेक्शन सिस्टम का काम होता है कि जो इनकमिंग मिसाइल आ रही है उसे बिना फिजिकली टच किए हुए या तो न्यूट्रलाइज करना या तो उसका रास्ता भटकाना। तो इसमें मेनली जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमर्स हैं वो आ जाते हैं। बाकी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि फिजिकली जो वॉरहेड है उसको लॉन्च किया जाता है इनकमिंग मिसाइल पर या फिर इनकमिंग राउंड पर और उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके लिए आपको कई सेंसर्स लगते हैं जो कि इनकमिंग टारगेट को ट्रैक करते हैं और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए आपको EO सेंसर्स और रेडार लगते हैं। बाकी जो रिएक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है ये फिजिकल इम्पैक्ट के बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसमें आपके एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर आ जाते हैं, तो जो राउंड टेंडम वॉरहेड कैरी करते हैं उनके अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो जब हमने एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को डिस्कस किया था तब हमने बताया था कि ज़्यादातर जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं वो टॉप अटैक से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कराते, लेकिन यहाँ पर रेनमेटल का दावा ये है कि उन्होंने रेनमेटल टैप्स यानी कि टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप किया है जो कि टॉप अटैक से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम है। बाकी AI को भी यहाँ पर यूज़ किया गया है जो कि प्री शॉट डिटेक्शन कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि शॉट होने से पहले ही ये बता देगा कि यहाँ से राउंड जो है वो फायर हो सकता है। बाकी यहाँ पर बेसिक जो स्मोक ऑब्सक्योरेंस सिस्टम है वो भी दिया गया है रूजी नाम से। साथ ही साथ डिसेंट माइन प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। अब बात करें मोबिलिटी की तो टैंक का जो वजन है वो करीबन 59 टन्स के आसपास का है फुल कॉम्बैट लोड में, जो कि अपनी क्लास में इस टैंक को काफ़ी डिसेंट बनाता है क्योंकि ये वेट जो है वो करीबन 10 टन कम है अर्जुन मार्क 1A से। बाकी जो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज है वो 500 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। क्रू की बात करें तो नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर 3 लोग रिक्वायर्ड हैं, जिसमें कमांडर है, गनर है और ड्राइवर है। ड्राइवर जो है वो आगे चैसी पे बैठता है। बाकी गनर क्रू स्टेशन और कमांडर क्रू स्टेशन जो है वो टर्रेट पे दिया गया है। बाकी चैसी पर एक ऑप्शनल स्टेशन भी है जिसे स्पेशलिस्ट क्रू स्टेशन कहा जाता है। यहाँ पर ड्रोन ऑपरेटर जो है वो बैठ सकता है। तो जो क्रू कंपार्टमेंट है वो कम्प्लीटली डिजिटल है और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस से इनको इनेबल किया गया है। तो फ्यूचर के नेटवर्क ऑपरेशंस के हिसाब से इस टैंक को बनाया गया है। बाकी डिप्लॉयमेंट मोबिलिटी की बात करें तो ये नेटो MOV-P 4L स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है, जो कि स्टैनेक स्टैंडर्ड 2468 के अंतर्गत आता है और ये रेल रोड से टैंक के मूवमेंट को लेकर है, यानी कि जो वैगन है उसमें इसको बड़े आराम से लोड किया जा सकता है नेटो स्टैंडर्ड के हिसाब से। एक्चुअल डायमेंशन यहाँ पर क्या होगी ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये एक फ्यूचर रेडी टैंक लगता है। इसकी फायर पावर भी काफ़ी डिसेंट है, इसका प्रोटेक्शन भी काफ़ी डिसेंट है, साथ ही साथ इसकी मोबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो जो स्पेसिफिकेशन रिवील करी गई है अगर उसी स्पेसिफिकेशन लेवल पर इसकी परफॉर्मेंस मैच करती है तो ये T-14 अर्माटा से बेटर टैंक है, लेकिन इसका जवाब जो है वो हमें फ्यूचर में ही मिल पाएगा। आई होप जानकारी यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।